सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे एएलपी सीबीटी 2 के इलेक्ट्रीशियन टेट का प्रैक्टिस सेट 11 तक हमने आप सभी के लिए अपलोड कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिस किसी स्टूडेंट ने यदि प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 11 तक की वीडियो को नहीं देखा है तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है। आप लोग जाइएगा प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 11 तक को जरूर देख लीजिएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम एएलपी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम कब अनाउंस हो जाएगा, डेट पता नहीं, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिएगा। और इतना तो अब आपकी तैयारी हो गई होगी कि आप लोग एएलपी सीबीटी 2 के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अपने अपने ट्रेड में पास जरूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे कह रहा है कि एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। यह नियम किसने कहा था? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हमारे पास है कि एक ही बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का योग जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है, यानी कि शून्य होता है। ये किसने कहा था? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये किरचॉफ का पहला नियम है दोस्तों, जो एक ही बिंदु पर सभी धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपके हो जाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि केबल में ऊर्जा की उत्पत्ति का स्रोत क्या होता है? ठीक है दोस्तों, केबल में जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ना, उसका स्रोत क्या होता है आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके रिगार्डिंग, इसमें से ढूंढिए आंसर क्या होगा। दोस्तों आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चालक में तांबे की हानि। ठीक है, दूसरा पास है कि केबल विद्युत रोधन में परावैद्युत हानियां, साथ ही धात्विक आवरणों और कवचों की हानियां। इन सभी की वजह से दोस्तों क्या होती है, यहाँ पे उष्मा की उत्पत्ति का स्रोत होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि CRO समय परिवर्ती संकेतों की दृश्य प्रस्तुति को करता है, संकेत का निर्देशन है। ठीक है, यानी CRO जो है दोस्तों, ये किसको निर्देश करता है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आप तो ध्यान रखेंगे, CRO मतलब क्या होता है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपके दूरबीनियां वो बताता है, किसको? दूरबीन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे CRO में परिवर्ती संकेतों की दृश्य प्रस्तुति करता है। ये किसका निर्देशन करता है? तो आप सभी ध्यान रखेंगे, ये द्विमीय में यानी कि 2 डायमेंशनल होता है। कौन सा? CRO। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। स्क्रीन पर विभाजन के अर्थों में CRO के में तरंग रूप की बोल्डता होती है। दोस्तों स्क्रीन पर विभाजन के अर्थों में जो CRO होता है इसमें तरंग रूप की बोल्डता होती है, किस प्रकार की होती है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान देखेंगे, ये क्या होती है? चरमांतरण बोल्डता, यानी कि पीक टू पीक वैल्यू होती है कौन सी? CRO की। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि HRC फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय क्या होता है? दोस्तों HRC फ्यूज की हम बात करें और विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है आपके पास? आर्किंग टाइम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 3 एम्पियर धारा का वायर 1 हेनरी परिपथ कितने की ऊर्जा संचित करेगा? तो दोस्तों कितनी ऊर्जा संचित करेगा आप सभी को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। ठीक है, एल आई का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखी है? एम्पियर कितना, आई कितना है? 3 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, और हमारे पास एल की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो एल की वैल्यू यहाँ पे 1 हेनरी दे रखी है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में उसको पुट कर दीजिए, जैसे कि 1/2 हमारे पास हो गया। आई की वैल्यू कितनी हमारे पास है? आई दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे एल देखेंगे कितना है? 1 है। और आई कितना हमारे पास है? तो 3 है। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो 3 या 9 हो जाएगा। तो 1/2 गुना कितना? 3 या 9, 9/2 करेंगे कितना जाएगा दोस्तों? तो 4.5, यानी 4.5 क्या होगा? जूल हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का मतलब क्या होता है? क्या होगा? 4.2 सॉरी 4.5 जूल। ठीक है, तो 4.25 जूल कहीं दिख रहा है क्या दोस्तों? नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसी संकेतक का आरएमएस मान 10 वोल्ट है, इसका चरण मान क्या होगा? द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी सिग्नल इज कितना? 10 वोल्ट। इट्स पीक वैल्यू विल बी, यानी कि आपके पास पीक वैल्यू निकालनी है, इसकी कितनी हो जाएगी आपको बताना है। दोस्तों पीक वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, आरएमएस मान गुना कितना होता है? √2 होता है। ठीक है, यदि आपको पीक वैल्यू निकालनी होगी दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर एस मान पीक वैल्यू मतलब क्या होता है? आर एम एस गुना कितना होता है? √2 होता है। तो आर एम एस मान हमारे पास कितना दे रखी है? 10 दे रखी है। ठीक है, और √2 हम कर देंगे तो 10√2 यहाँ पे आंसर होगा। 10√2 ऑप्शन है क्या? नहीं है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे √2 की वैल्यू यहाँ पे पुट की गई है, तब आप निकालेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे तो कितना आपके पास हो जाएगा? तो 14 दशमलव कितना 14 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में किसमें दे रखा है? बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को निम्न का अंतर विनिमय करके
पलटा जा सकता है। तो किसके द्वारा पलटा जा सकता है दोस्तों, आप तो ध्यान से देखेंगे इस बात को। तो क्षेत्रीय अथवा आर्मेचर टर्मिनल अ, के द्वारा पलटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कला की कितनी डिग्रियां का पूर्ण चक्र परियाचक है? हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फेज रिप्रेजेंट्स ऑन फुल साइकिल? तो कितने डिग्री प्रेजेंट होते हैं फुल साइकिल में दोस्तों? कितना? 360 डिग्री प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक प्रेरण मोटर में यानी कि एक इंडक्शन मोटर में रोटर की चाल होती है सदैव, रोटर स्पीड इज ऑलवेज। यानी कि एक प्रेरण मोटर में जो रोटर की चाल होती है वो सदैव कैसी होती है आपको बताना है। तो दोस्तों क्या होती है? स्टेटर की चाल से हमेशा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेटर की चाल से क्या होगी? हमेशा कम होगी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर होता है? ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि रिलक्टेंस मोटर यानी कि प्रतिस्तंभ मोटर जो होते हैं वो अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नई स्थापनों के विद्युतरोधन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू इंस्टॉलेशंस? ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? हम लोग मेगर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 4 पोल को जिनमें से प्रत्येक ईएमएफ ई है श्रेणी में जोड़ा जाता है तो यौगिक का प्रभावी ईएमएफ कितना होगा? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रभावी ईएमएफ कितना हो जाएगा? तो 4 वो है ना, तब 4 ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हमारे पास हो जाएगा। कौन सी सम्मिलित संयोजन में आमीटर को परिपथ के साथ संयोजित किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों कौन करता है? हम लोग सीरीज में क्या करते हैं हम लोग? तो आमीटर को परिपथ के साथ कनेक्ट करते हैं। अमीटर को परिपथ के साथ किसमें कनेक्ट करते हैं? तो सीरीज में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत यानी पावर ट्रांजिस्टर क्या होता है? ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? तो त्रिस्तरीय द्विसंधि युक्त उपकरण होते हैं, यानी कि 3 लेयर और 2 जंक्शन डिवाइस होता है। कौन सा? एक विद्युत ट्रांजिस्टर। अगला सवाल आपके पास है कि इनमें से कौन परिपथ वियोजक के लिए संपर्कित की कोटि नहीं है? ठीक है, कौन सी यहाँ पे नहीं होगा आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे विद्युत चुंबकीय होता है, विद्युत तो वातिल भी होता है, वातिल भी होता है, लेकिन उसमें यहाँ पे निर्वात जो है ना, निर्वात नहीं होता है, यानी वैक्यूम नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रेरण मोटर में रोटर में होने वाली हानियां स्टेटर की तुलना में कम होती है। क्यों होती है दोस्तों? इसका क्या कारण है? तो इसका दोस्तों कारण होता है कि न्यून रोटर आवृत्ति होती है, इसका इसकी का काम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या होगा? तो दोस्तों यदि हम ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे तब क्या होगा आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखें इस बात को। तो तांबे की छतियां अपरिवर्तित होगी, यानी आप फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे तो तांबे की जो हानि होगी ना उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूरा बल आघूर्ण नहीं उठा पाती है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? यानी कि एक सिंक्रोनस मोटर है जो चालू होती है लेकिन पूरा जो है ना बल आघूर्ण वो मतलब कि उठा नहीं पाती है, तो इसका क्या कारण हो सकती है दोस्तों? तो इसका कारण हो सकता है कि न्यून उत्तेजित वोल्टता यानी कि लो एक्साइटेड वोल्टेज उसमें होगा, इसलिए वो उठा नहीं पाती है। अगला सवाल आपके पास है कि डीसी मशीन में आर्मेचर के अक्ष और ब्रशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल क्या कहलाता है? दोस्तों ध्यान से देखेंगे आप, तो वो क्या कहलाता है आपको? दिक् परिवर्तक समतल यानी कि कम्यूटेटिंग प्लेन कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। बेलनाकार रोटर अल्टरनेटर की क्षेत्रीय प्रणाली डैश कुंडलित होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो सिलिंड्रिकल रोटर होते हैं अल्टरनेटर्स, उसकी जो क्षेत्रीय प्रणाली होती है वो किससे कुंडलित होती है आपको बताना है। दोस्तों ये क्या होती है? तो रोटर के स्लॉटों में क्या होती है यहाँ पे? कुंडलित होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। तो दोस्तों प्रतिरोध जो है ना धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण होता है, प्रतिरोध आपको पता है वह किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये निर्भर करता है आपके तो सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर, ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पर और इसकी लंबाई और तापमान पर भी, यानी कि सभी पे क्या करता है? निर्भर करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आ बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है, इसी फॉर्मूला पे ये पुट किया गया है।
आवेशित परमाणु क्या कहलाता है? दोस्तों ये सवाल आपके पास है कि आवेशित परमाणु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो उसे क्या बोलते हैं? आयन कहते हैं आवेशित परमाणु को। कौन सी मोटर में अधिक परिवर्तन बल आघूर्ण होता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा मोटर है जिसमें जो है ना मोर स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है? तो दोस्तों आपको बताना होगा, इसका सही जवाब होगा डीसी श्रेणी मोटर में क्या होती है दोस्तों? अधिक परिवर्तन बल आघूर्ण होता है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कह रहा है कि एक 100 वाट का है 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि प्रतिरोध कैसे निकालते हैं हम लोग? आप बराबर दोस्तों आपने पढ़ा होगा V स्क्वायर बटे क्या होता है? तो P होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितनी दे रखी है दोस्तों? 200 वोल्ट दे रखी है। तो आप 200 का स्क्वायर कीजिएगा और बटे कितना कर दीजिएगा? तो P यानी कि 100 कर दीजिएगा। तो 200 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 200 गुना 200 और बटे कितना हो जाएगा? 100। 100 से काट देंगे ये 200 में, 200 दो दूनी 400 यानी कि 400 ओम दोस्तों आपको क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, किया जा सकता है? आपको प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। व्हीट स्टोन सेतु विधि का आप लोग करते हैं हम लोग किसके लिए? तो प्रतिरोधों के परम ताप मापन के लिए। जैसे यानी कि गैल्वेनाइजेशन निम्न का लेप होता है। दोस्तों जो गैल्वेनाइजेशन होता है ना, इसमें किसका लेप लगा होता है आपको ध्यान से देखना होगा। दोस्तों ये जिंक का लेप यहाँ पे होता है। किसका? जिंक का लेप यहाँ पे होता है। ट्रांसफार्मर निम्न स्थान पर आवृत्ति में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रवाहित होता है। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर निम्न स्थान पर आवृत्ति में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रवाहित होता है। तो कौन सा न्यूनतम प्रवाहित होता है? तो दोस्तों ये आपके पास इकाई शक्ति गुना यूनिटी पावर फैक्टर जो यहाँ पे न्यूनतम प्रवाहित होता है। एलईडी होता है दोस्तों। एलईडी क्या होता है आप लोग ध्यान रखेंगे? एलईडी होता है पीएन डायोड। क्या होता है? पीएन डायोड होता है। कौन सा? एलईडी जो होता है ना, पीएन डायोड होता है। अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्षतियां निम्न में होती है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस होती है यानी कि भंवर धारा क्षतियां होती है, वो किस में होती है आपको बताना है। दोस्तों ये किस में होती है? कोर में होती है। किसमें? कोर में होती है। इसलिए इसका क्या करते हैं? भंवर धारा क्षति को कम करने के लिए क्या करते हैं? उसे लेमिनेट करते हैं। ध्यान रखिएगा। एक कक्षीय कला प्रणाली में कला वोल्टता में निम्न अंतर आ सकता है। तो दोस्तों क्या अंतर आ सकता है? आप लोग ध्यान से देखिएगा इस बात को। तो 120 डिग्री का यहाँ पे अंतर आ सकता है। किसमें? 3 फेज सिस्टम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रभावी है, यहाँ सबसे अधिक भारी है? ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे आप लोग। जो अणु होते हैं यहाँ पे, ये अणु क्या होते हैं? सबसे भारी होता है। सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान है वह कौन सा होगा? दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, वो मैग्नीन होता है जिसका शून्य तापमान गुणांक क्या होता है? प्रतिरोध गुणांक क्या होता है? शून्य तापमान होता है। कॉन्स्टेंट में शामिल होता है। दोस्तों कॉन्स्टेंट में क्या क्या शामिल होता है आपको बताना है। तो कॉन्स्टेंट में शामिल होता है आपके पास तांबा और निकेल जो है ना, ये कॉन्स्टेंट में शामिल होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि अल्टरनेटर निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों अल्टरनेटर जो है ना किसमें निर्धारित की जाती है? आपको ध्यान से देखेंगे तो ये केवीए में हम लोग अल्टरनेटर को निर्धारित करते हैं और ट्रांसफार्मर को भी हम लोग केवीए में ही ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है कि साइन तरंग का आवृत्ति गुणक निम्न के समतुल्य होता है। ठीक है, द फॉर्म फैक्टर ऑफ साइन वेव इज इक्वल टू किसके समतुल्य होता है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे इस बात को। तो आई आर एम एस बटे आई ए भी के बराबर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यदि 4 संधारित्र को जिनमें से प्रत्येक 16 माइक्रोफेराडे का है श्रेणी में जोड़ा जाता है, उनकी परिणामी क्षमता कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों जब कैपेसिटर को आप श्रेणी में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको पता है दोस्तों? तो ये कितना जाएगा? कितना है? सी हमारे पास कितनी है? 16 माइक्रोफैराड दे रखा है ना। ठीक है, और संधारित्र हमारे पास कितनी है दोस्तों? एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 4 दे रखी है। हमको क्या निकालना है? परिणामी क्षमता निकालनी है। तो 16 माइक्रोफैराडे बटे कितना हो जाएगा? एन की संख्या 4। अब इसे डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास कितना आएगा? 4 माइक्रोफैराडे आ जाएगा। जो कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टार डेल्टा स्टार का प्रयोग निम्न में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्टार डेल्टा जो है स्टार, उसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं आपके अनुसार? दोस्तों इसमें त्रिकला प्रेरण मोटर में करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। एक असंतुलित त्रिकला स्टार संयोजित प्रणाली में कला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच क्या संबंध होता है? ठीक है दोस्तों, ये संबंध होता है आपके पास VL बराबर √3 VPH होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। एक मध्य टैप पूर्ण तरंग विशिष्टकारी में मध्य टैप और एक द्वितीयक टैप के बीच 100 वोल्ट चरम वोल्टता है। प्रतिलोम अभिनत डायोड के आर पार
अधिकतम वोल्टता कितनी होगी आपको बताना है दोस्तों। कितनी हो जाएगी? 200 वोल्ट हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक आधुनिक विद्युत अर्धचालक उपकरण जिसमें बीजेटी और मॉसफेट की विशेषताएं शामिल होती है, वो कौन सी होती है? ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान से देखेंगे वो जो होती है आपके पास आईजीबीटी होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। परिपथ में विद्युत शक्ति को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। परिपथ में जो विद्युत शक्ति होती है उसको हम लोग व्यक्त करते हैं वोल्टता को धारा के गुना करके, वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, और धारा के वर्ग का प्रतिरोध से गुना करके, और ये सभी यानी सभी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, परिपथ में विद्युत शक्ति को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने सूत्र को पढ़ा होगा ना, जैसे कि आई बराबर क्या होता है, V बटा आर होता है, ये भी पढ़ा होगा आपने। और इसके बाद आपने पढ़ा होगा क्या, P बराबर होता है कि वी स्क्वायर बटा आर होता है, ये भी पढ़ा होगा आपने। तो इसी सब पे जो है, इसी फॉर्मूला पे सब कुछ दे रखा है, ध्यान रखिएगा। एक होता है कि पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है, ये भी पढ़ा होगा आपने। तो इसी सब पे आपको मतलब कि इस भाषा में लिख करके दिया गया है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणक क्या होता है? ठीक है दोस्तों, जो पावर फैक्टर ऑफ द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज, उसका शक्ति गुणक क्या होता है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। ये कितना होता है? शून्य होता है, 0 होता है। चौक कॉइल का प्रयोग निम्न में से धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। चौक कॉइल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? ध्यान से देखिए आप लोग, केवल एसी धारा में क्या करते हैं हम लोग, चौक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलम्ब नियम अत्यंत निकटता से निम्न जैसा लगता है। ठीक है, तो कैसा लगता है दोस्तों? ये न्यूटन का गुरुत्वीय नियम के जैसा लगता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। डैश मोटर को चालू करने और चलाने के लिए 4 बिंदु डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आप तो ध्यान से देखेंगे, ये डीसी यौगिक शंट मोटर का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग 4 बिंदु डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। तड़ित निरोधक आमतौर पर डैश स्थापित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तड़ित निरोधक जो है ना आमतौर पर भवन के शीर्ष पर हम लोग लगाते हैं। ठीक है, भवन के शीर्ष पर लगाते हैं। कौन सा तड़ित चालक जो लगाते हैं हम लोग, वो भवन के शीर्ष पर लगाते हैं। और तड़ित चालक किसका बना होता है, यदि आपको बताना है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को ये पता है। बाकी आप लोग नहीं बताएंगे, ये भी हमें कन्फर्म है कि आप लोग सवाल का जवाब देते नहीं है, और इस बार भी नहीं दीजिएगा। बाकी देखते हैं कौन कौन दे पाते हैं। ठीक है, देखने वाली बात होगी। एक ट्रैक है, एक दोस्तों ट्रैक क्या होती है, एक ट्रैक क्या होता है, तो टर्मिनल द्वि दिशात्मक स्विच होती है। ठीक है, टर्मिनल बाय डायरेक्शनल स्विच होती है। कौन सा? ट्रैक। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। डीसी आर्मेचर लपेटन डैश कोटियों का होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो डीसी आर्मेचर लपेटन होती है ना, ये किस कोटि का होता है आपको बताना है। दोस्तों ये होती है लैप और तरंग होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या अगला सवाल है कि एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। तो दोस्तों जो एक आइडियल करंट सोर्स होता है, इसमें क्या होना चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होना चाहिए? अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस क्षति निम्न पर निर्भर करती है। तो चुंबकीय सामग्री में जो हिस्टैरिसीस लॉसेस होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये करती है आपके पास हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्र पर, क्षेत्र के उत्क्रमण की आवृत्ति पर, ठीक है, और वोल्टेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय सामग्री का आयतन पर, यानी कि सभी वोल्टेज नहीं वॉल्यूम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। शक्ति गुणक सुधारने की विधि क्या होती है, यानी कि पावर फैक्टर को आप कैसे सुधार सकते हैं? ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग स्थैतिक संधारित्र के द्वारा, तुल्यकालिक द्रवनित्र के द्वारा, कला आवर्तकारी का प्रयोग करके, आप सभी इन सभी का प्रयोग करके आप शक्ति गुणक को, पावर फैक्टर को सुधार सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उच्च आवृत्ति पर प्रेरक का प्रतिघात का मान कितना होता है? तो दोस्तों ये कितना होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, उच्च आवृत्ति पर जो प्रेरक प्रतिघात होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, वो क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाता है। एक बिजली के लैंप को 100 वाट 220 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, फिलामेंट का प्रतिरोध आप कैसे निकाल सकते हैं? वही सिंपल से फॉर्मूला है जो आपको हम तभी बताए थे। क्या बताए थे? क्या बोलते हैं, वी स्क्वायर बटा आर कर दीजिए। तो वी हमारे पास कितना दे रखी है? 220, 220 गुना 220 बटे कितना हो जाएगा? तो आपके पास 100 हो जाएगा। तो 100 से कर गया 22 कितना होता है? 484 होता है। तो 484 ओम कितना हो गया? ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेट की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों सीसा सेल में जो ऋणात्मक प्लेट होती है, इसकी संख्या क्या होती है? इसकी संख्या दोस्तों आप यदि ध्यान से देखेंगे इस बात को, तो आपको पता लगेगा कि धनात्मक प्लेट से एक से अधिक होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया
अप्रतिक्रम्य नहीं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे बोलते हैं हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं, यानी कि प्राइमरी सेल कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ओम का नियम निम्न के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ओम का नियम जो है ना, आपने पढ़ा होगा आ बराबर क्या होता है भी बटे आई, तो यही संबंध पे जुड़ा हुआ है ओम का नियम। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ये धारा और वोल्टता के नियम पर आधारित है ओम का नियम। ठीक है, आप देखेंगे आई धारा हुआ, भी वोल्टता हुआ, इसी नियम में आधारित है कौन सा? ओम का नियम। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ एक विशुद्ध संधारित्र पर लागू किया जाता है जिससे धारा प्रतिघात 10 ओम हो जाता है। यदि एसी की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों प्रतिरोध आपसे पूछा है कि प्रतिरोध यहाँ पे कितना हो जाएगा। आप तो ध्यान से देखेंगे इसे तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? एक्स सी बराबर होता है दोस्तों 1/2 ओमेगा सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? एक्स सी हमारे पास कितनी दे रखी है? 10 ओम दे रखा है ना। ठीक है, ठीक है, तो एक्स की बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? तो 10/2 यानी कि 5 ओम हो जाएगा। तो 5 ओम कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। एक आदर्श धारा स्रोत का शून्य क्या होगा? एक आदर्श धारा स्रोत का है शून्य। दोस्तों एक आदर्श धारा स्रोत जो है ना, इसका शून्य क्या होता है? तो दोस्तों ये क्या होता है आपके पास? आंतरिक चालकता जो होती है ना, ये क्या होता है आपके पास? शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्न में से किसमें अरैखिक भी आई विशेषताएं होती हैं? ठीक है, तो दोस्तों किसमें होती है? तो आपके पास निर्वात डायोड में होते हैं, ट्रांजिस्टर में होते हैं, फिलामेंट में होते हैं। इन सभी में क्या होते हैं आपके पास? अरैखिक भिआई विशेषताएं होती हैं। एक आदर्श डायोड क्या होता है? ठीक है दोस्तों, हम बात करें कि एक आदर्श डायोड की, तो दोस्तों ये क्या होती है? ना धारा नियंत्रित, ना वोल्टता नियंत्रित प्रतिरोधक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि त्रिकला स्टार संयोजन में वोल्टता नीचे वर्णित जितनी होती है उतनी क्या होती है? दोस्तों उतनी क्या होती है? √3 फेज वोल्टेज होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। स्थिर वैद्युत फ्लक्स के गुरुत्व की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों ये क्या होती है? कूलाम प्रति वर्ग मीटर होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बोल्ट निम्न जैसा ही होता है। दोस्तों एक बोल्ट जो है ना किसके जैसा होता है? तो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। यानी एक बोल्ट आप लिखेंगे या 1 जूल प्रति कूलाम लिखेंगे, दोनों बात क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रीय लाइन और समविभव क्या होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होते हैं आपके पास? तो लांबिक होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं। नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता है, वो जो निम्न कारण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो जिससे उत्पन्न होते हैं उसी का विरोध करते हैं। तो वो कौन होता है दोस्तों? किसका नियम कहलाता है? तो आप ध्यान रखिए, ये लेंस का नियम कहलाता है। ठीक है, अगला है कि एक खोखले गोलीय चालक के भीतर क्या होता है? दोस्तों एक खोखले गोलीय चालक के भीतर में विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं? यहाँ पे शून्य होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण तब अधिकतम होता है जब, तो दोस्तों कब अधिकतम होता है? जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के यहाँ पे समतुल्य होता है, तब जाके ये क्या होता है? अधिकतम यहाँ पे हो जाता है। यदि डीसी मोटर के चालू होने के साथ ही फ्यूज जल जाता है तो संभावित कारण क्या हो सकता है? दोस्तों इसका संभावित कारण हो सकता है कि फ्यूज की न्यून क्षमता हो सकती है, अतिभार ओवरलेड हो सकती है, और स्टार्टर प्रतिरोध में लघु पथ, ये सभी यानी तीनों में से कोई एक हो सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि स्पंद ट्रांसफार्मर निम्न का प्रयोग करते हैं। जो स्पंद यानी पल्स ट्रांसफार्मर होते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं? किस पे प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों ये फेराइट कोर का इस्तेमाल करते हैं स्पंद ट्रांसफार्मर। डीसी जनरेटर के भार संतृप्त विशेषताएं निम्न के बीच का संबंध प्रदान करती है। किसके बीच के संबंध प्रदान करती है? ठीक है दोस्तों, ये जो बीच का संबंध प्रदान करती है, ये भी तथा आई ए के बीच के संबंध को प्रदान करती है। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती रहती है? ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है? कॉपर लॉस जो होती है वो भार के अनुसार क्या होती है? अत्यधिक चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा डैश होती है। ठीक है दोस्तों, किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होती है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप ऑप्शन लिखेंगे तो ऑप्शन में क्या है? तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में संचलन होती है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संधि डायोड में क्या होगा? ठीक है दोस्तों, जो संधि डायोड होता है ना, इसमें क्या होता है? तो पास व्युत्क्रमणीय अभिनति में वृद्धि के साथ प्रवक्षय संधारित घट जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा।
और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारे पास है कि निम्न में से कौन से फ्लक्स की एक इकाई नहीं है। तो दोस्तों फ्लक्स की इकाई कौन सी नहीं है, बहुत आसान सवाल है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसका आंसर कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो का आपको कैसा लगा है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो एक अच्छे से प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।